दो शूटर जो हैं वो कल पकड़े गए हैं, जिसमें अच्छा। एक शराज खान है और एक दूसरा सूलतकार पकड़ा गया है। कि ये खानदानी दुश्मनी जो है कहाँ तक जाएगी, कहाँ कब जाके खत्म होगी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते भैन भलवान सी और जुतियां छड़ के भज गए ने मेरी वजह तो। अच्छा। बाबे हनीफे को इस बात का रंज था कि ये दोनों खुद बेगुनाह हो गए हैं, हमने तो इनकी वहां पे कत्ल किया था। कत्ल के बाद जो है फिर टीपू अपने बाप की सीट पे आ जाता है, या मैं अपने किसी दोस्त के थ्रू तिफी भट्ट को मरवा दूंगा, कि जब तक तिफी भट्ट अदालत के कटहरे में नहीं आता मैं इसको सुलह वाले तरफ नहीं जाऊंगा, इस मामले को मैं सुलह की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अलीज़ा नकवी और आप इस टाइम देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। इस टाइम हमारे साथ बहुत ही मशहूर हस्ती जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अली रज़ा शिराजी साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीपू ट्रकों वाला और तिफी भट्ट की दुश्मनी पे है। ये जो खूनखार वाक़या हुआ है, इस दुश्मनी का आगाज़ कब और कैसे होता है? तो सबसे पहले आपका ये जो सवाल है कि ये दुश्मनी का आगाज़ कब और कैसे होता है, ये 92 में जो बाबा और हनीफा पर एक मर्डर पड़ता है। अमीरुद्दीन गुज्जर और एक पन्ना नामी लड़का होता है जिसका एक घर होता है 5 मरले का, जिसपे टीपू ट्रका वाला के करीबी दोस्त बाबा और हनीफा, ये कभी भी आप चैनल्स पर ये देखती हैं कि ये इनके गार्ड थे, ये इनके मालशिए थे, ये इनके क्या नाम लेते नौकर थे, और ये कभी भी टीपू ट्रका वाला के गनमैन नहीं थे, ये उसके दोस्त थे। अच्छा। तो इन्होंने एक घर पर कब्जा किया हुआ था, तो टीपू ट्रका वाला की अमा पे किया हुआ था, क्योंकि वो बड़ा ख़ानदान था, बिला ट्रका वाला बड़ा ख़ानदान था। और एक बात आपको नाज़रीन भी जानते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा कर दें, आपके नॉलेज में इजाफा कर दें, कि जो बिल्ला ट्रका वाला था उसका नाम भी मीरुद्दीन था। तो ये जो मीरुद्दीन गुज्जर है, ये शानी लीली वाले का मामू था। तो इनके घर पे कब्जा होता है, इसके पन्ना के घर पे, तो ये तिफी भट्ट को बुला लेते हैं कि आप आए, हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट वगैरह का मामला कर दें। तो वो जो है वहाँ पे आगे तिफी भट्ट उन्हें ये कहता है कि यार आप लोग ना ये घर फ्री कर दो, मुझसे ले लो जो कुछ आपने लेना है, इसमें कोई मेरी इज्जत बहाल हो जाएगी। तो उसमें जो है बाबा और हनीफा ये कहते हैं कि हमने ये घर नहीं छोड़ना, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे गए बगैर आके बैठते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने घर से घर वालों से सेपरेट बंदा बैठता उठता है, तो वो फिर इस बात पे थोड़ी सी चपलकस हो जाती है। तो खालिद चिट्टा उसमें तिफी भट्ट को ये कहता है कि मैं ये घर आपको फ्री करवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। वो खालिद चिट्टा कलशने लेकर वहाँ पर 2-3 दिन बाद अटैक करता है। तो वहाँ पर बाबा और हनीफा जो होते हैं उस वक्त मौजूद होते हैं। वो जब वहाँ से निकलते हैं तो वो बाबे की ना जूती वहाँ पे रह जाती है। और जब पुराने जो बदमाश थे, इनमें ये बहुत कॉमन चीज़ थी कि इनको ये चीज़ें बड़ी फील होती थी। तो खालिद चिट्टे ने उसकी जूती पकड़ कर ना वहाँ जो दरवाज़ा था उस पर कील ठोक के रख दिए, और उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि देखो जब जड़े बदमाश सी भैन भलवान सी और जुतियां छड़ के भज गए ने मेरी वजह तो इससे ये दुश्मनी का आगाज होता है। तो उसके बाद जब वो बाबे और हनीफे को इस बात का बहुत बड़ा रंज था कि हमें इस यहाँ से भागना पड़ा, तो वो अटैक करके जो है ना मीरुद्दीन को कत्ल कर देते हैं। उसका पर्चा जो है वो आरफ मीर टीपू और उसके वालिद पर भी एप्लीकेशन होती है। और जब उस वक़्त के SP सिटी होते हैं फिर उनको तफ्तीश करके पहले उन्हें हवालात में बंद करवा देते हैं। फिर वो लोग जो उनके पीछे जाते हैं ताजर वगैरह, वो वहाँ पे कुरान उठा के कहते हैं कि इसमें जो मीरुद्दीन बिल्ला ट्रका वाला है इसका कोई हाथ नहीं है, और ना ही आरफ मीर टीपू का कोई हाथ है। तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करके 1-2 दिन में जो है ना वो उसको छोड़ देते हैं दोनों को। और पुलिस आज भी पुलिस का यही मेयार है, जो शख्स कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको चलान नहीं करते। अच्छा। तो चूंकि वो लोग दोनों बेगुनाह थे तो उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। तो जो लोग गुनाहगार थे बाबा और हनीफा, उनको उन्होंने चलान करवा दिया। तो बाबे और हनीफे को इस बात का रंज था कि ये दोनों खुद बेगुनाह हो गए हैं, हमने तो इनकी वहाँ पे कत्ल किया था, हालांकि उनके कहने पे कत्ल नहीं किया था, ना उनका ये वो जो कब्जे वाला घर था उसमें उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो जब ये जेल काट कर आए हैं तो उसके बाद फिर इन्होंने बिल्ला ट्रका वाले को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, और लोगों में बैठ के ये कहना शुरू कर दिया कि बिल्ला ट्रका वाला जो है उसने हमारे साथ ये ज़्यादती की है, वो ज़्यादती की है, हम बिल्ला ट्रका वाले को नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये बात ट्रैवल करती हुई बिल्ला ट्रका वाले तक पहुंचती है तो बिल्ला ट्रका वाला फिर
इनको जो है मर्डर करवाने के लिए उसके डेरे पर एक कैसरा नामी शख्स होता है जो बब्बू खान का भांजा होता है कैसरा, वो उसको भेजता है। उस वक़्त जो बाबा और हनीफा है उन्होंने अपनी फिल्म शुरू की हुई थी ज़ाती फौजा नामी। जी जी। तो उन्होंने को जब ये भेजता है तो उसके बाद मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि जो नाजरीन है उन्हें ये सारी स्टोरी का पता ही है। तो वो वहाँ पर भेजता है, तो वहाँ पर जो है ना उसे पीर चक्री जो है ना कैसरे को देख लेता है। वो देखता है कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, तो वो उसे जानता होता है। तो वो जो उसे कहता है कि तुम किधर आए हो, वो कहता है कि मैं इधर कहीं काम आया हूँ। वो उस पर बज़िद करता है कि नहीं तुम मुझे बताओ कि तुम किधर आए हो। तो कैसरा जो होता है वो उसके सर पर फायर मार के उसे अपनी डिग्गी में डाल देता है। वो जो पीर चक्री है वो मर जाता है। तो उस वक़्त जो है वो मोबाइल का दौर नहीं था, तो उससे जो है ना चंद रोज़ बाद वो भोला सुनियारा का बड़ा करीबी दोस्त था। भोला सुनियारा को जब पता चलता है कि पीर चक्री मर गया है, तो वो लोगों से ये पता करता है, कंफर्म करता है कि पीर चक्री को किसने मारा। पीर चक्री मेरा करीबी दोस्त था। तो जब वो उसे लोग बताते हैं कि पीर चक्री को कैसरे ने मार दिया, तो कैसरा जो कि वो बब्बू खान का भांजा था, तो भोला सुनियारा भी उसे बखूबी जानता था क्योंकि वो बब्बू खान की वजह से वो वहाँ पर लंडी कोतल में जो डेरा उसने संभाला हुआ था उस पर वो बैठा हुआ था। तो उसने फिर ये फैसला किया कि कैसरे को तो कुछ नहीं कहना, जो बिल्ले ट्रक्का वाले के दुश्मन है ना उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो उस वक़्त के जितने भी उनके मुखालफिन थे, वो जो भी चुतराहटें थी, उसमें कुमा कसाई था, उसमें बीदियाँ था, उसमें खालिद चिट्टे का भी उनके साथ मसला था, और कुछ लोग थे। उन्हें इकट्ठा करके उसने फिर खालिद चिट्टे ने उन्हें क्लैशनें प्रोवाइड की। तो उसने अपने लोग भेज के, तो एक शादा लम्मा था, एक दूसरा कोई और शख्स था, उनसे जो है ना इस पे अटैक करवा के बिल्ला ट्रक्का वाले को, बिल्ला टकरा वाले को फिर वो मौत के घाट उतार देते हैं। इस अटैक में जो है मेरे ज़राए के मुताबिक ना वीदिया शामिल था, ना बाबा शामिल था, ना हनीफा शामिल था जी। तो इस कत्ल के बाद जो है फिर टीपू अपने बाप की सीट पे आ जाता है। तो उसके बाद जब वो सीट पे आता है तो फिर ये मतलब पीछे से जितनी भी खानदानी दुश्मनी है वो चलती आ रही है। जी, ये वो चलती आ रही है। टीपू ट्रक्का वाला फिर जब अपने खानदानी सीट पर बैठता है तो बैठते सारी वो अपने बाप के सबसे जो दरीना दोस्त था, उसका नाम चौधरी इलियास जट है, उसे वो उसकी फातिहा खानी के लिए आया होता है। तो टीपू ट्रक्का वाला उसे ये कहता है कि चाचू आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, आपने मेरे मुखालिफ को अपने पास बुलाया। तो चौधरी इलियास जट आगे से कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है अपने मुखालिफ के मुखालिफ को मुखालिफ समझा है, तुमने मेरे बारे में ये बात की है, तो आज से आपके रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उठ के चले जाते हैं। तो टीपू ट्रक्का वाला जो है फिर वो उस दुश्मनी को लेके चलते हुए, इसमें तीफी भट्ट ने भी बड़े सारे न्याय देने की कोशिश की है बच्चू पहलवान को, और दूसरी तीसरी तरफ उसने बड़े न्याय देने की कोशिश बड़ी जाने गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब कि ये खानदानी दुश्मनी जो है कहाँ तक जाएगी, कहाँ कब जाके ख़त्म होगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी अब पहला सवाल जो किया था, अब उसको आप बिल्कुल शॉर्टकट कर रही हैं कि अभी देखें रिसेंटली बलाज मर्डर हो गया है और इसमें जुवेद भट्ट साहब, तो ये काफ़ी आम हुआ है। हाँ, मतलब ये इसका आप जी थोड़ा सा हमें मतलब जो हमारे नाजरीन है वो सुनना चाह रहे हैं कि आप इसका थोड़ा सा ना हमें बताएं, जो भी बलाज भट्ट का कत्ल हुआ है। बिल्कुल, जो मीर बलाज है वो अपनी दुश्मनी को उसने दुश्मनी नहीं समझा। एक तरफ जो उसने ये सोचा हुआ था कि शायद पुलिस के थ्रू या मैं अपने किसी दोस्त के थ्रू तीफी भट्ट को मरवा दूंगा, या उसने ये प्लानिंग की हुई थी, या ये सुलह नाकाम हुई थी। कुछ लोग इसमें सुलह में शामिल हुए थे, काफ़ी करीब तक ये सुलह चली गई थी। तो ये सुलह ये जब नाकाम हुई है तो तीफी भट्ट का इंटरव्यू आप सब ने देखा होगा, नाजरीन ने भी देखा होगा। एक SHO के थ्रू तीफी भट्ट ने अपने बयान में कहा कि मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई और मुझ पर भत्ते का पर्चा करवाया, और बाद में वो जो SHO है वो कसूर कब्जे के दौरान उसे फाइल लगे, फिर वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उसके ऊपर जो है, चले मैं आपके नाज़रीन के लिए उनका नाम ही ले लेता हूँ क्योंकि तीफी भट्ट ने भी उनका नाम नहीं लिया था, मैं ले लेता हूँ। उन्होंने उनका इशारा तारक बशीर चीमा की तरफ था, जो कि अल्लाह की तरफ लौट के चले गए हैं, सब नहीं मरना है। तो वो जो है उन्होंने ये कहा था कि जी फ्रूटों की पेटियाँ वहाँ पे, फलों के जो स्पेशल उन्हें कमरा लेके दिया गया था, मेरे घर पर रेड किया था, तो इसलिए ये रेड हुआ था कि ताकि मैं आगे पुलिस के साथ भिड़ूं और मेरा पुलिस मुकाबला हो जाए।
तो तिफी भट्ट को इस बात का पक्का अंदाजा था कि बलाज मेरे लिए ख़तरा बनता जा रहा है और बलाज जो किसी ना किसी तरीके तक से मेरी औलाद या मुझ तक ये नुकसान मेरा करेगा। तो उसको मौका मिल गया। और इसमें देख लें काफ़ी सारे जो अब इंकशाफात पाए जाते हैं, कुछ जो है वो एहसन शाह की तरफ जाते हैं, कुछ वो ओबियसली जो शादियां बंदा इतनी अटेंड करता है तो उसका नुकसान तो फिर यकीनी था। बिल्कुल। तो वो उसको मौका मिल गया, उसने अपने ही मालशे के थ्रू, मुजफ्फर शाह के थ्रू बलाज पर अटैक करवा दिया। तो बलाज जो है वो खालिक हकीकी से जा मिला। उससे कुछ अरसा बाद एहसन शाह कत्ल हो जाता है पुलिस मुकाबले में अपने भाइयों के हाथों से। और उसके बाद फिर जब ये जवेद भट्ट वाला मामला होता है जिसमें जवेद भट्ट मर्डर हो जाते हैं, अब देखें कि अब 3 शूटर पहले पकड़े हुए थे और 2 शूटर जो हैं वो कल पकड़े गए हैं, जिसमें एक शराज खान है और एक दूसरा सूलतकार पकड़ा गया है। अब देखें ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अपने निजी दोस्तों के साथ तो तिफी भट्ट हर बार यही कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन का मुलजम बन गया हूँ तो मैं ये सुलह किसी सूरत भी नहीं करूँगा। तो दूसरी तरफ बड़े करीबी जो दोस्त हैं मीर मसब के, उन्होंने उनसे भी कहा कि आप ये सुलह कर लें। तो उन्होंने भी ये कहा कि जब तक तिफी भट्ट अदालत के कटहरे में नहीं आता मैं इसको सुलह वाले तरफ नहीं जाऊंगा, इस मामले को मैं सुलह की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि जो मेरा भाई था बलाज, वो मेरा बाप भी था, मेरा दादा भी था, मेरा भाई भी था। तो उसके यतीम बच्चे हमसे देखे नहीं जा रहे, जो हमें ये पूछते हैं कि हमारे बाबा किधर गए हैं। तो अगर इंतज़ामिया ये चाहे तो ये सुलह को करीब कर सकती है। अब काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान में अब नून लीग की हुकूमत है और ये दोनों पार्टियां नून लीग की सपोर्टर हैं, तो इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद तिफी भट्ट ने जो है अपने इलाके में ओन चौधरी को सपोर्ट किया और उन्होंने ओन चौधरी के साथ जलसों में जो बैठ के उनका जलसे भी करवाए और अता तारड़ को भी उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो बलाज ने भी हमदा शहबाज को सपोर्ट किया। तो ये दोनों जो भट्ट बरादरान है, ये इनका शजरा भी कहीं ना कहीं से जाके नवाज शरीफ फैमिली से मिलता है। तो अगर ये ख़ानदान जो नवाज शरीफ फैमिली है, अगर इनके वुज़रा चाहें तो कोशिश करनी चाहिए इनको कि इन दोनों ख़ानदानों को मिला दें, ताकि इन दोनों ख़ानदानों को अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सुकून दे और इनके जो मरहूमीन हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी, आपका जो पॉइंट है तो आप हुकूमत की तरफ है, मतलब बिल्कुल इस मसले का हल कर सकते हैं। बिल्कुल इस जो सुलह है इसको अगर कोई शख्स देखें, मुझे कोई शहर में ऐसा कोई बंदा दिखा दे कि जो इस बात को तिफी भट्ट के साथ कर सके या बलाज के साथ कर सके। हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम इस पर सुलह करवा देंगे या इसमें हम लड़ाई करवा देंगे। ये हमें वही चीज़ें अनाउंस करनी चाहिए जो कि पुलिस कहे या इदारे कहें। हमें इदारों की ओपोजिट हमें नहीं चलना चाहिए, जैसे कि पानी की उल्टी सिमत इंसान को नहीं चलना चाहिए। हम चूँकि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो हमें जो है अपने ज़ाब्ते में रहना चाहिए। और जो हम सबको सिर्फ ये दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन दोनों ख़ानदानों को सर जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा फसाद इसमें कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं है, जानों का ज़िया है, जानों का नुकसान है और इस तरह से कीमती जानें जो हैं वो जा रही हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक दूसरे का मतलब कि ना ख्याल रखना चाहिए और कीमती जानों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि खून खराबा और इस तरह के मामला होने चाहिए। जी नाज़रीन, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें इनबॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस तरह के नए वीडियोस, नए प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेके आएंगे। और शिराजी साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए।